हेलो डियर एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे साइबरनिक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आशना बानो। स्टूडेंट्स, आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं और ये एमसीक्यू आपके बीएचयू बीकॉम प्रीवियस ईयर पेपर 2020 से है। यहाँ पर सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम ये देखेंगे कि ये कौन से सेट का है। तो ये सेट 3 है आपका। ये टाइमिंग वगैरह दी हुई है, आपको इतने घंटे में पेपर को कंप्लीट करने हैं, जो कि टोटल आपके 150 क्वेश्चन है। फुल मार्क्स आपके इतने हैं। तो यहाँ पर हम आपको ये चीज़ क्लियर कर दें कि इस वीडियो में पूरा पेपर हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पार्ट है आपका, तो उन पर हम डिस्कस करेंगे। टोटल इसमें आपके 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते ही हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लेकिन अब आने वाले समय में जो अपकमिंग आपके बीएचयू बीकॉम का पेपर होने वाला है, उसमें अभी कुछ डिसाइड नहीं है, क्या कुछ एग्ज़ाम पैटर्न बदल भी सकता है। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करना और उसका सॉल्यूशन लगाना, उसकी प्रैक्टिस करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में एक आइडियाज़ मिल जाएगा कि आपको कैसे हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कवर करना है, कैसे उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस करना, उसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये बहुत ही वेटेज है और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है और यदि मैं पूरी कंप्लीट इसे एनालिसिस करूं या डिस्कस करूं तो बहुत लेंदी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे और हम भी बोर हो जाएंगे। सो हम लोग इसे पार्ट में देखेंगे। तो आज से मेरा यहाँ स्टार्ट हो रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। पहले हम इस पर जो इसके टोटल 15 क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे और आने वाली वीडियोज़ में आगे का सब्जेक्ट जो होगा, जैसे आपका जो अदर और सब्जेक्ट हैं, मनी एंड बैंकिंग का हो गया, आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जितने भी टोटल आपके सेक्शन आते हैं उन सब का आपका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। वो वीडियोस भी आपको मिल जाएगी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल साइबरनिक्स एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे ऐसी वीडियोज़ का। तो हमारे साथ एंड तक बने रहें इस वीडियो में। अब हम चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ, जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, हम वहाँ पर देखेंगे। 40 से स्टार्ट हो रहा है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सभी क्वेश्चन। तो 1 बाय 1 करके हम इसे देखेंगे। आपका जो ये क्वेश्चन है 40 नंबर पर, गुड्स वर्थ 2000 रिटर्न बाय श्याम वर टेकन इनटू स्टॉक बट नो एंट्री वाज पास्ड, इट इज़ एन एरर ऑफ। इसमें जो है एक आपका ट्रांजैक्शन बता दिया गया है कि गुड्स की जो वर्थ है 2000 की, वो श्याम के द्वारा रिटर्न किया गया है। श्याम ने 2000 रुपये का सामान वापस किया है, जिसे रहतिये में यानी स्टॉक में तो ले लिया गया, मीन्स कि रिकॉर्ड कर दिया गया, लेकिन इसके लिए कोई प्रविष्टि नहीं की गई। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई प्रविष्टि नहीं की गई है। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप का एरर है। अकाउंटिंग एरर है, प्रिंसिपल एरर है, कि ओमिशन है, कि कंपनसेटरी है, मीन्स क्षतिपूरक अशुद्धि। ये छूटी हुई प्रविष्टि है, मीन्स कि भूल हुई है, तो ओमिशन यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपका आंसर है इसका। अब यहाँ पर देखिए, ये ओमिशन है, भूल हुई, यहाँ पर नहीं रिकॉर्ड किया गया है, अधूरा रिकॉर्ड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ओमिशन बोलेंगे। भूल हो गई यानी कि पूरी तरीके से छूटी हुई त्रुटि। यहाँ पर प्रिंसिपल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि प्रिंसिपल जो एरर है वो आपका, जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मशीनरी आपने परचेस की है, ओके। तो मशीनरी क्या है, ये कैपिटल नेचर की होती है, और जो आपने मशीनरी बिजनेस के लिए खरीदी वो आपने परचेस अकाउंट में उसे आपने रिकॉर्ड कर दिया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एरर कहलाएगा। तो कुछ ऐसा तो सिचुएशन यहाँ पर है नहीं, ओके। अकाउंटिंग एरर भी नहीं है। अकाउंटिंग में ये होता है कि जैसे हिसाब किताब में कुछ अमाउंट भूल जाना या एक एंट्री करना दूसरी एंट्री नहीं करना, इस तरीके का जो होता है तो उसे आप अकाउंटिंग एरर बोल सकते हैं। या अमाउंट मिस्टेक लगा देना, टोटलिंग में मिस्टेक कर देना, इस तरीके की। और कंपनसेटरी तो है नहीं, क्षतिपूरक की। जैसे मान लो डेबिट में हमने कम किया और हमने क्रेडिट में भी भूलवश कम कर दिया,
तो ये क्या करेगा, कंपनसेट कर देगा एक दूसरे को। तो इस तरीके से यहाँ पर त्रुटि नहीं पता चलेगी। तो ये भी नहीं है, ऐसी ये कंडीशन भी आपकी नहीं है, तो आंसर आपका थर्ड ही होगा। और प्रिंसिपल में ये होता है कि कैपिटल और रिवेन्यू, जो आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है और जो रिवेन्यू नेचर का है, तो उसमें आप या डिफरेंसेस नहीं कर पाते हैं, तो उस जगह पर आपकी प्रिंसिपल एरर हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 41, परचेस आर इक्वल टू, मतलब परचेस बराबर है, क्रय बराबर है क्या। यहाँ पर सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर अब देखिए दो ऑप्शन हमने देखा, अभी हम लास्ट का भी देखेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक करेंगे और माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो क्या परचेस का आएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन पूरे पूछे गए हैं ये आपका क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट से ही इनको बनाया गया। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो इसमें आपका ओपनिंग स्टॉक क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक आपका डेबिट साइड में आता है, यहाँ पर आपका सेल आता है, सेल्स अकाउंट, ओके, और यहाँ पर आपका क्लोजिंग अकाउंट आता है, और यहाँ पर आपका परचेस। जब आपको परचेस निकालना है तो इसके लिए आपको क्या, इसको ऐड करना पड़ेगा और इसको डिडक्ट करना पड़ेगा। क्यों, इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि ये जो आपका ओपनिंग स्टॉक होता है वो आपके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो बैलेंसिंग होती है वो होती है, और ये आपका जो परचेस है वो आपका करेंट ईयर का होता है। तो जब आपका करेंट ईयर का निकालना है तो इसको डिडक्ट करना होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन गलत हो गया आपका, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या परचेस कह सकते हैं, ओके, जो आपका रॉ मटेरियल होता है जिनसे आपको सेलिंग मतलब फिनिश गुड्स बनाने हैं, देन उसकी सेलिंग होगी। इस तरीके से ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पर क्या किया है, ऐड कर दिया, तो ये आपका गलत हो गया। अब हम सेकंड ऑप्शन पर चलते हैं। COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए यहाँ पर अभी हम और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक, ये तो होगा ही क्योंकि इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, इसमें क्लोजिंग स्टॉक है तो इसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो आपका बचा क्या, ये आपका सही है क्योंकि इसमें ओपनिंग स्टॉक को क्या किया है, डिडक्ट किया है और क्लोजिंग को ऐड किया है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर होगा 41 का सेकंड ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं 42, क्वेश्चन नंबर 42, ड्राइंग बाय प्रोप्राइटर वुड, मतलब जो बिजनेस का मालिक है, ओनर है, उसके द्वारा यदि कोई आहरण किया जाता है, उसके द्वारा कोई ड्राइंग की जाती है तो क्या असर होगा। ठीक है, एसेट्स रिड्यूस होगी, ओनर इक्विटी या दोनों ही रिड्यूस होगी, एसेट्स रिड्यूस होगी, इंक्रीज होगी लायबिलिटी, या ओनर्स की इक्विटी रिड्यूस होगी या लायबिलिटी इंक्रीज होगी। इंक्रीज ओनर्स इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब एक ओनर कैपिटल लगाता है बिजनेस में, ओके, जब यहाँ पर कैपिटल जो है वो देता है तो कैपिटल बिजनेस के लिए क्या मानी जाती है, इंटरनल लायबिलिटी मानी जाती है। जो ओनर लगाया है वो उसे मिलने वाला है, ओके, इन फ्यूचर उसे वापस मिल जाएगा, तभी बिजनेस और ओनर की एंटिटी क्या होती है, सेपरेट होती है। तो जब वो कैपिटल, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 50,000 उसने कैपिटल बिजनेस में लगाया है, तो जब ये 50,000 उसने लगाया है तो इसका कुछ एसेट्स वगैरह खरीदेगा, बिजनेस करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपके उतने ही अमाउंट से एसेट्स आ जाते हैं, इतने ही अमाउंट से एसेट्स आपके आ जाएंगे, ओके। 50,000 के मान लो इसमें वो कुछ कैश के लिए रख लेगा, लिक्विडिटी के मेंटेनेंस के लिए, ओके, कुछ फिक्स्ड एसेट्स पर खर्चा कर देगा। इस तरीके से ये क्या बन जाता है, इक्वल बन जाता है। मीन्स कि जितनी बिजनेस के पास एसेट्स होगी उतनी ही कैपिटल होगी, या कह सकते हैं जितनी कैपिटल होगी उतनी ही एसेट्स होगी। तो जब अब प्रोप्राइटर यानी फर्म का मालिक जो है कुछ आहरण करता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये क्या है आपका, रिड्यूस बोथ एसेट्स एंड ओनर्स इक्विटी, ये आपका आंसर होगा। और अगर से आप ये देखें और बाकी ऑप्शंस को देखें, रिड्यूस एसेट्स, इंक्रीज लायबिलिटी, कैसे,
यदि एसेट्स को वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है, और लायबिलिटी इंक्रीज कैसे हो जाएगी, जब वो कैपिटल में से ड्राविंग को डिडक्ट किया जाएगा तो इंक्रीज कैसे करेगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एसेट्स को भी कम करेगा और साथ ही साथ ओनर की जो इक्विटी है मीन्स कैपिटल जो है उसको भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ये आपका आंसर हो गया, बाकी के ऑप्शन गलत हैं। अब आगे चलते हैं 43 नंबर ऑफ क्वेश्चन 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। निम्नलिखित में से कौन ह्रास की पद्धति मीन्स मेथड नहीं है। तो आप डिप्लेशन मेथड देखे होंगे, रिप्लेसमेंट मेथड भी देखे होंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड भी देखे होंगे, तो ये तीनों ही तो हैं मेथड। फाइनल आंसर आपका ये होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। अब ये क्वेश्चन आपका डेप्रिसिएशन से है, चैप्टर डेप्रिसिएशन। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। ऑन 1 जनवरी 2015 मोहन परचेस्ड अ मशीन फॉर अ सम ऑफ ₹1 लाख एंड इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इट्स यूजफुल लाइफ विल बी 3 years। मतलब कि इसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो 3 साल तक होगी। He decided to writing off depreciation at 40% on diminishing value of the asset। मतलब कि घटते ह्रास की जो पद्धति होती है उस पद्धति को आपको फॉलो करते हुए डेप्रिसिएशन चार्ज करने हैं। What is the residual value at the end of the 3rd year। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये जानने की रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है। मीन्स की हिंदी में देखें अवशिष्ट मूल्य। जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हो, यहाँ पर जैसे 3 years बता रहा है तो 3 साल तक आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। उसके बाद की जो 3rd year का डेप्रिसिएशन आता है एंड 3rd year की जो टोटल वैल्यू होगी, बैलेंसिंग फिगर होगा, उनसे जब आप डिडक्ट करेंगे तो आपका क्या आएगा, बची हुई वैल्यू। यहाँ पर देखिए रेजिडुअल जो वैल्यू होती है वो आपकी इसकी बहुत ज़्यादा कीमत नहीं मिलती है, क्योंकि टाइम के साथ साथ एसेट्स की कैपेसिटी भी घटती जाती है। अब वो जैसे परचेस की गई थी जिस समय में जैसी कैपेसिटी थी, अब उसकी 3 साल बाद उतनी कैपेसिटी नहीं होगी। तो जब आप वो आपके बिज़नेस के लिए वेस्ट हो जाएगी। अब आप उसे निकालेंगे कि कुछ पैसे मिल जाएं, तो वही आपकी क्या होती है, सिंपल भाषा में देखें तो बचा कुचा जो कि काम आने योग्य नहीं है उसे जो बेचा जाएगा वही आपकी क्या होती है, रेजिडुअल वैल्यू होती है। फिर सेलिंग करके या तो लॉस का होगा पोजीशन या तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। इस तरीके की कंडीशन होती है। तो अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं कि कैसे सॉल्यूशन करना है। यहाँ पर देखिए आपको डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड से पहले तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने हैं। यहाँ पर सारी चीज़ों की वैल्यू दे दी गई है। आपका यहाँ पर 3 साल का बता भी दिया है, एस्टिमेटेड लाइफ भी दे दी गई है, मशीन की वैल्यू कॉस्ट भी बता दी गई है, और यहाँ से आपका ये शुरू हो रहा है 2015 से, और आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी बता दिया है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे 1st ईयर का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 1st ईयर का डेप्रिसिएशन आपका 1 लाख पर लगेगा। ओके, 1 लाख पर कितने परसेंट से, 40% गिवन है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कितना आएगा आपका, 40,000 आपका आ जाएगा डेप्रिसिएशन। ओके, पहले साल का। अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको डिमिनिशिंग वैल्यू से करना है तो 1 लाख में से आपको क्या करना होगा, ये जो डेप्रिसिएशन 1st ईयर का डेप्रिसिएशन है वो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप 2nd ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो अब हम बात करेंगे 2nd ईयर की डेप्रिसिएशन की। तो 60,000 पर हम निकाल लेंगे, कितना होगा 40% से, ये 24,000 हो जाएगा। ओके, तो फिर अब वही करेंगे, 60,000 में से हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, डिडक्ट कर देंगे, मीन्स 36,000 यानी 36,000। अब हम 3rd ईयर का जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो अब 3rd ईयर का जो बैलेंसिंग फिगर है आपका इसी अमाउंट पर निकाला जाएगा 40% से। तो इसको भी हम लोग देख लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14,400। तो ये आपका लास्ट डेप्रिसिएशन 3rd ईयर में इतना डेप्रिसिएशन आप देंगे। एंड जो वैल्यू आपकी 3rd ईयर की जो वैल्यू है यानी कि उसे हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे स्क्रैप वैल्यू निकालने के लिए कि 3rd ईयर में क्या स्क्रैप वैल्यू बचेगा।
अब और लास्ट ईयर का जो आपका डेप्रिसिएशन है 14,400, उसको हम लोग यहाँ पर डिडक्ट करेंगे, तब हमारी रिजिडुअल वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे आंसर आपका ऐसे आएगा 21,600। तो ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 45, एक कंपनी इशू अ शेयर ऑफ ₹10 ऑन विच, जिस पर ₹8 इज कॉल्ड अप एंड अ शेयर होल्डर हैज़ नॉट पेड द कॉल ऑफ ₹2, द अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच शेयर विल बी, क्या होगा। हिंदी में भी देख लेते हैं। एक कंपनी 10 रुपये वाले अंशों का निर्गमन करती है जिस पर 8 रुपये याचित हैं, मतलब कॉल्डअप है, और एक अंशधारी ने जो कि 2 रुपये की याचना का भुगतान नहीं किया है। ऐसे अंशों के संबंध में अंश पूंजी में राशि क्रेडिट होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर भुगतान जो नहीं किया जाता है, तो तभी इसी कंडीशन में क्या होता है, शेयर फॉरफिट हो जाता है, और जो वो पे कर चुका होता है उसी अमाउंट को फॉरफिट किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 रुपीज़ कॉल्डअप है और यहाँ पर वैल्यू कितनी है 10। इसे हम लोग को कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर साफ जो कह दिया गया है कॉल्डअप वैल्यू को ही हम लोग को कंसिडर करना है। तो यहाँ पर आपका जब शेयर कैपिटल आप डेबिट करते हो, जितना आपका डेबिट होगा 8 रुपीज़ टोटल, उतना ही आपका क्या होगा, क्रेडिट भी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 रुपये कॉल्डअप है, तो शेयर कैपिटल में आपकी 8 रुपीज़ ही जाएगी। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, बजाज सेल्स लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 ईच टू द पब्लिक, द अमाउंट इज़ पेबल एज, मतलब कि ये जो 20 रुपये हैं एक शेयर की वैल्यू, वो इस तरीके से पेबल हैं। एप्लीकेशन पर 4 रुपये पर शेयर, अलॉटमेंट पर 4 रुपये पर शेयर, और फर्स्ट कॉल पर 6 रुपीज़ पर शेयर, और वैसे ही फाइनल कॉल पर 6 रुपीज़ पर शेयर। अब हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। ऑल मनी हैज़ बिन रिसीव्ड ऑन शेयर्स, मतलब सभी जितनी भी याचनाएं हैं आपकी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सब रिसीव हो गई। ओनली वन शेयर होल्डर हु हैज़ 200 शेयर्स कुड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, मतलब कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट मनी को नहीं पे किया है, नहीं पे कर सका। एंड हिज शेयर्स हैव बीन फॉरफिटेड बिफोर मेकिंग फर्स्ट कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल बनाने से पहले ही उसके शेयर्स को क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया। फॉरफिटेड शेयर हैव बीन री इशूड एट ₹18 फुली पेड अप, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। आपको यहाँ पर कैपिटल रिजर्व का बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लें, पेपर में ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि आप पूरा सॉल्व करें, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो आपको यहाँ पर शॉर्टकट दिखना होगा। कैपिटल रिजर्व निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपका है यहाँ पर टोटल फॉरफिटेड। तो यहाँ पर आपका 200 उसके पास शेयर है जिसका शेयर फॉरफिट करना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी हम लोग देख लेते हैं कि एप्लीकेशन मनी पर कितना होगा। यहाँ पर आपका 800, उसी तरीके से अलॉटमेंट 200 यहाँ पर आपका हो गया। उसी तरीके से आप फर्स्ट कॉल का भी बना सकते हैं, 200 × 6, सेकेंड कॉल 200 × 6, यहाँ पर आपका 1200 दोनों के लिए हो गया। ये आपने लिस्ट बना ली। अब उसका यहाँ पर क्वेश्चन की कंडीशन क्या दी हुई है कि फर्स्ट अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल से पहले ही उसको क्या कर दिया गया, फॉरफिट कर दिया गया है उसको सिर्फ। तो उसने एप्लीकेशन मनी दी होगी, अलॉटमेंट मनी दिया होगा, ओके। तो ये अनपेड हो गए और ये पेड हो गए। तो आप जानते हैं जैसा कि कॉन्सेप्ट जो फॉरफिटेड शेयर होता है वो जो शेयर होल्डर पे कर चुका होता है कंपनी को। तो यहाँ पर आपका ये दोनों को फॉरफिट कर लेना है। अब इस तरीके से आप ये बना सकते हैं, एंट्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपका टोटल 4000 बन जाएगा। ये तो हो गया आपका डेबिट। अब क्रेडिट में आपको शेयर फॉरफिटेड लिखना है,
शेयर फॉरफिटेड, फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, उसी तरीके से ये सेकंड कॉल। अब यहाँ पर इंट्रीज क्यों की जा रही है, पहले मैं इसे बता दूँ फिर शॉर्टकट बताऊँगी कि आपको एग्ज़ाम में कैसे करना है। तो शॉर्टकट जानने से पहले आप बेसिक जान लो कि किस तरीके से शॉर्टकट आपको लगानी है एग्ज़ाम में। ये आपका डेबिट का पोर्शन है और 2 है तो क्रेडिट को डिनोट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग अमाउंट देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर देखें आप, ये क्या लिखा है, सभी रिसीव हो गया है शेयर होल्डर को, एक शेयर होल्डर को छोड़कर जिसके पास 200 शेयर हैं वो अलॉटमेंट मनी नहीं पे कर सका। मीन्स कि उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी है कंपनी को। तो यहाँ पर फॉरफिट कितना होगा आपका 800, जो आपका एप्लीकेशन मनी है। ओके, अब उसी तरीके से हम अलॉटमेंट का भी लिख लेंगे यहाँ पर 800 एंड उसी का फर्स्ट कॉल का भी लिख लेंगे 1200। तो आप जब सब ऐड करेंगे तो ये 4000 के बराबर हो जाएगा। ये तो आपका जैसे ट्रेडिशनल मेथड में होता है वैसे आपने कर रखा है इसको। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, कैपिटल रिजर्व निकालना है। और री इशू कितने पर हो रहा है, री इशू 18 फुल्ली पेड, यानी कि कंपनी को क्या हो रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब कंपनी ने इशू किया था तो 20 रुपये था शेयर, लेकिन अब उसकी वैल्यू क्या हो गई है, 2 रुपये घट गई है, 18 पर ही अब कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब वो री इशू करेंगे तो उसकी भी एंट्री आप लोग देख लें। री इशू करते हैं तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट कितना करेंगे, 200 शेयर 18 रुपीज़ पर शेयर से, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। ओके, और शेयर फॉरफिटेड डेबिट करेंगे, शेयर फॉरफिटेड ये भी डेबिट होगा आपका। अब यहीं पर आपको देखना है कि ये जो 200 शेयर हैं इसके पास, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर मैंने क्यों लिखा, यहाँ पर आपका 400 आ जाएगा शेयर फॉरफिटेड। तो ये जो 2 रुपये हैं वो आपका लॉस है। ओके, कंपनी का क्या है, ये लॉस है। क्योंकि जब स्टार्टिंग में एक शेयर की वैल्यू 20 रुपीज़ थी, अब 18 पर ये क्या कर रहे हैं, री इशू कर रहे हैं, तो 2 रुपये का नुकसान हुआ। तो यही ये डिफरेंसेस 2 रुपये हैं यहाँ पर। इस तरीके से ये इसका अमाउंट आ गया। और यहाँ पर क्या करेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें आपका टोटल 4000 होगा। ये हो गया। तो यही दो एंट्री होती है आपकी जब ऐसे फॉरफीचर के केस आते हैं। अब हम लोग शॉर्टकट देखेंगे कि कैपिटल रिजर्व कैसे निकालना है। यहाँ पर देखिए, जो आपका कैपिटल रिजर्व इक्वल्स टू क्रेडिट बैलेंस ऑफ फॉरफीचर अमाउंट माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ फॉरफीचर अमाउंट, यहाँ पर एट द टाइम री इशू, जब हम री इशू कर रहे हैं तो उस समय का जो फॉरफीचर का जो अमाउंट है उसको घटाएंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ये जो डेबिट किया गया है 800, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फॉरफिटेड का अमाउंट है फॉरफीचर का 800। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे उस अमाउंट को लिखेंगे 800 एंड डेबिट बैलेंस ऑफ अमाउंट एट द टाइम ऑफ री इशू कितना हो रहा है 400, यहाँ पर माइनस कर देंगे 400, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 400। तो आपका आंसर सेकंड ऑप्शन होगा इस तरीके से। तो शॉर्टकट आपको ये देखना है कि जितनी आपकी स्टार्टिंग की वैल्यू है, कॉल्ड अप वैल्यू है, वो अमाउंट मतलब वो वैल्यू एंड जो आपका री इशू का है
उन उन दोनों का क्या करना है, आपको डिफरेंसेस करना है, और जो डिफरेंसेस आपका आएगा वही, और वो एंड जो स्टार्टिंग का आपने फॉरफिटेड किया है उस अमाउंट में से आप यदि डिडक्ट करते हैं तो आपका कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। या फिर आप फार्मूला लगाकर भी कर सकते हैं। जो फार्मूला है आपका फॉरफिटेड का, जब हम क्लासेस इसकी लाएंगे तो इसमें हम लोग उस क्लास में, उस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल तरीके से बताएंगे कि आपको इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है ताकि एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे से कर सकें। तो फार्मूला भी है इसका फॉर कैपिटल रिजर्व निकालने का। कैपिटल रिजर्व इक्वल्स टू टोटल फॉरफिटेड अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर री इशूड, ओके, एंड माइनस शेयर फॉरफिटेड अमाउंट वॉज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ री इशू। ये बहुत लंबा इसका फॉर्मूला है तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप ट्रिक देखिए, या तो इस तरीके से आप कर सकते हैं सारी चीज़ों को लिख कर आप, ताकि क्लियर रहे अमाउंट इसका, ओके, और या तो आप शॉर्टकट देख सकते हैं कि जब आप क्रेडिट अमाउंट कर रहे हैं उस समय का, और जब बाद में री इशू के समय आप जब डेबिट कर रहे हैं फॉरफिटेड, उन दोनों का डिफरेंसेस ही आपका क्या होता है, कैपिटल रिजर्व होता है। ये आपकी ट्रिक है जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है आपके पास, और इसी ट्रिक को लगाकर आपको फॉरफीचर का अमाउंट निकालना है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जैसे प्रीमियम वाले आ गए, ठीक है, प्रीमियम पर कर रहा है तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, तब इतना इन्फॉर्मेशन आपको लिखना पड़ेगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ओके। क्योंकि फॉरफिट जब शेयर, ऐसे शेयर को फॉरफिट किया जाता है जो कि प्रीमियम पर इशू थे, तो उसमें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन प्रीमियम की वैल्यू को नहीं ऐड किया जाता है क्योंकि कंपनी प्रीमियम की वैल्यू को वापस नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 47, ए कंपनी हैज़ टू रिडीम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹1 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 10% for which the company has issued 5,000 equity shares of ₹10 each at a premium of 20%. The amount to be transferred to capital redemption reserve account would be। यहाँ पर आपका क्या पूछ रहा है कि कंपनी को 1 लाख रुपए के, जो कि 10% प्रीमियम पर शोधन करना है, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करना है, जिसके लिए कंपनी ने 10 रुपये वाले 5,000 समता अंशों का 20% प्रीमियम पर निर्गमन किया है। पूंजी शोधन संचय खाते में राशि हस्तांतरित होगी। इससे आप ये पूछ रहा है कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा, ये अमाउंट आपको बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। कितने स्टूडेंट देख करेंगे अरे इसमें तो बहुत ढेर सारा सॉल्यूशन करना पड़ेगा तब जाके इसका निकलेगा। आप ये जाने बेसिक कंसेप्ट कि जो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट है ये इसीलिए बनाया जाता है कि ताकि ये जो प्रेफरेंस शेयर है उसका रिडम्पशन करने के समय कंपनी के पास अवेलेबल बैलेंस हो, जिससे कि जो आपके प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होना है वो अच्छे तरीके से हो जाए और कंपनी की इससे लिक्विडिटी भी अफेक्ट ना हो। इसके लिए रिजर्व बनाए जाते हैं जो कि आपका क्या है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट है। यहाँ पर हम देखेंगे एक चीज़ कि यहाँ पर कंपनी के पास बहुत सारे मेथड होते हैं नए तरीके से शेयर को इशू करके रिडम्पशन करना, मतलब कई सारे मेथड है रिडम्पशन के, या फिर आपके जनरल रिजर्व से कर देना, जनरल रिजर्व से इनका रिडम्पशन करना, या फिर कंपनी के पास कुछ सरप्लस है तो उससे कर देना। तो इस तरीके के फंड की मेकिंग होती है रिडम्पशन करने के लिए। अब आपको ये देखना है कि ये जो 5,000 नए इशू किए जा रहे हैं इक्विटी शेयर को रिडम्पशन करने के लिए, तो अब यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया है, प्रीमियम भी दे दिया है। तो आपको हम यहाँ पर क्लियर कर दें कि प्रीमियम यहाँ पर, और ये भी इंफॉर्मेशन दे दिया है कि प्रीमियम पर होना है। तो कितने स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रीमियम पर 10% प्रीमियम पर करना है, लेकिन यहाँ पर इक्विटी शेयर में तो 20% से कंपनी कर रही है। ये सब इंफॉर्मेशन यूजलेस है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। आपको सिर्फ ये इक्विटी शेयर से मतलब रखना है। यहाँ पर आपका इक्विटी शेयर कितना है, 5,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मल्टीप्लाइड बाई 10,
तो ये आपका कितना बनेगा, 50,000 बनेगा। और इस पर जो 20% मीन्स कि 2 रुपये का जो आपका प्रीमियम है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप कंपनी का जब पढ़ते हैं प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन का जो रूल्स है उसमें ये कहा गया है सीधे सीधे कि कंपनी जो कि अपने प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पर होने वाले रिडेम्पशन जिनका होता है, तो उस प्रीमियम यानी इस प्रीमियम का जो 10% आपको करने हैं, ये आपका ना तो प्रॉफिट से कर सकती है कंपनी प्रीमियम का रिटर्न, और ना ही आपका कोई नए इशू करके, मतलब कि जब इशू कर रही है उसके साथ प्रीमियम पर भी कर रही है, तो इस अमाउंट को भी यूज़ नहीं कर सकती है। इसका ये प्रीमियम जो है सिर्फ कंपनी के पास कोई सरप्लस होगा उससे करेगी, या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो एक प्रकार का फंड होता है या तो उससे करेगी। और यहाँ पर नए इशू पर जो प्रीमियम पर कंपनी लेती है उससे नहीं कर पाएगी, उससे नहीं कर सकती, ये रूल्स है आपका। तो जब आपको ये रूल पता होगा तो इस इंफॉर्मेशन को आप कंसीडर ही नहीं करेंगे। सिर्फ आपको ये देखना है कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में क्या ट्रांसफ़र करना है। तो आपको बता दें जितने मेथड हैं रिडम्पशन के, यदि नए शेयर को इशू कर रहे हैं तो जितना शेयर इशू कर रहे हैं उतनी ही अमाउंट को कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। जब आप यहाँ पर इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, बैंक अकाउंट हम करेंगे डेबिट, क्योंकि इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब इक्विटी शेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका इक्विटी शेयर हो गया, इक्विटी शेयर अकाउंट। कितने कर रहे हैं, 50,000, क्योंकि 5,000 है और 10 रुपया पर शेयर है, तो 50,000 यहाँ पर होगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, टू प्रीमियम, लेकिन इस प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है। प्रीमियम अकाउंट कितना होगा, ये 2 रुपये के हिसाब से है तो 10,000 हो जाएगा। मीन्स कि कंपनी के पास कितना आ रहा है, 60,000 आ रहा है। अब कंपनी को जो है 1 लाख का करना है, तो यहाँ पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन से कंसीडर नहीं करना है, आपको सिर्फ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में क्या जाएगा उसको ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इक्विटी शेयर से 50,000 आ रहा है उतना ही अमाउंट रिडम्पशन में जाएगा। तो ये आपका हो नहीं सकता, ये भी आपका नहीं सकता, क्योंकि ये अमाउंट ही तो टोटल पेबल है टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये अमाउंट भी नहीं होगा आपका, और इसका कोई चांस ही नहीं बनता है। तो यही आपका आंसर है 50,000। ये कॉन्सेप्ट है, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब आप इसका सही आंसर कर सकेंगे, वरना आप इतनी इन्फॉर्मेशन को देखकर कंफ्यूज जाएंगे कि प्रीमियम पर भी कर रहा है और प्रीमियम ले भी रहा है इशू करके, तो क्या ट्रांसफ़र किया जाएगा, क्या मिक्स करके ट्रांसफ़र किया जाएगा। कितने स्टूडेंट जो हैं दोनों को ऐड कर देंगे, लेकिन इसका तो ऑप्शन ही नहीं है इसमें। तो इस तरीके का जब आपका क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट तो आप सही और जल्दी सॉल्व कर लेंगे, अब आप सही ऑप्शन को टिक करेंगे। तो ये है इसका बेनिफिट। आगे चलते हैं 48। व्हेन ओन डिबेंचर्स आर कैंसिल्ड एनी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन इज ट्रांसफर टू, मतलब जब कंपनी खुद का ऋणपत्र को निरस्त कर रही है तो उस पर होने वाला कोई भी लाभ कहाँ जाएगा, किस अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, जनरल रिजर्व में जाएगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में जाएगा, या कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो यहाँ पर आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लें इसका। डिबेंचर्स क्या है, ये कैपिटल नेचर का है आपका, और इस पर होने वाला जो प्रॉफिट होता है वो आपका, ये जो पहला ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस, आप सब जानते हैं कि रिवेन्यू नेचर का जितना आपका प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। जनरल रिजर्व इसमें भी नहीं जाएगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इसमें भी नहीं ट्रांसफ़र करेंगे। ये आपका कैपिटल का पोर्शन होता है, क्योंकि कैपिटल से ही ये अर्न किया जा रहा है, तो ये कैपिटल नेचर का है, इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 ही आंसर है इसका। आगे चलते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज़, ऋणपत्रों के निर्गमन पर बट्टा है, मतलब जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो उस पर जो डिस्काउंट प्रोवाइड करती है अपने डिबेंचर्स होल्डर को, तो वो किस तरीके का लॉस है, वो क्या है। सबसे पहला ऑप्शन आपका है रिवेन्यू लॉस है,
कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल लॉस है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब यहाँ पर आप देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर ये हो नहीं सकता क्योंकि कैपिटल नेचर का तो है, लेकिन ये एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं वो पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर हमें फ्यूचर में प्रॉफिट देता है। लेकिन यहाँ पर केस क्या है कि जब हम डिस्काउंट दे रहे हैं ये पूरी तरीके से कंपनी को अब वापस होने वाला नहीं है, ये एक तरीके का लॉस है। सो यहाँ पर आपका ये रेवेन्यू लॉस नहीं है क्योंकि कैपिटल नेचर का है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नहीं है। तो आपका ये क्या बचा, थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविज़न इन पार्टनरशिप डीड। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि साझेदारी जो संलेख होता है जिसमें सारी शर्तें सारे नियम लिखे हुए होते हैं, जब उसमें वो आपका जो ये पार्टनरशिप डीड है उसकी जब कमी होती है, मतलब वो नहीं होता है, तो पार्टनरशिप एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, नन ऑफ द थ्री, मतलब ऊपर से कोई नहीं। तो आपका इसमें ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आंसर है और आपका थर्ड ऑप्शन भी आंसर है, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। ये दोनों ही आपके एडवांसेस या लोन भी आप इसे कह सकते हैं। तो जब आप पढ़ते हैं पार्टनरशिप डीड में, जब पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस होता है तो पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होता है और उसके अकॉर्डिंग जो पार्टनर्स हैं जिन्होंने कैपिटल लगाई है बिजनेस में, तो उसमें वो इंटरेस्ट पाने के लिए अधिकारी होते हैं, मीन्स कि वो इंटाइटल्ड होते हैं टू चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम ऑन देयर कैपिटल। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी वो इंटाइटल्ड होते हैं, उन्होंने कोई लोन दिया है कंपनी को या एडवांसेस की है तो उसके लिए भी वो क्या होते हैं 6% से चार्ज करने के लिए इंटाइटल्ड होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुझे लगता है कि BHU ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया होगा और किसी ने फर्स्ट लगाया होगा तो उसको भी इक्वल मार्क्स मिले होंगे और किसी ने थर्ड लगाया होगा तो उसको भी इक्वल मार्क्स मिले होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट इज़ टू बी ट्रांसफर्ड टू। संयुक्त जीवन पॉलिसी संचय खाते को हस्तांतरित किया जाता है किस अकाउंट में, किस रेशियो में। फर्स्ट है आपका ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन देयर न्यू रेशियो, एंड द थर्ड द कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर या नन ऑफ दीज। तो इसमें सबसे पहले आप ये जान लें कि जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी JLP का ट्रीटमेंट जो होता है, तो जितने भी आपके सरेंडर वैल्यू होती है, कंपनी जब सरेंडर करती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी को, तो जो वो हिस्सा होता है वो सभी पार्टनर्स में डिवाइडेड होता है उनके प्रॉफिट रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के और उनके न्यू रेशियो में नहीं, क्योंकि ये सभी के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बिजनेस में JLP की पॉलिसी ली जाती है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब कि सभी साझेदारों की लाइफ पर ये होती है, जॉइंटली होती है, सभी प्रीमियम पे करते हैं। तो जब इसकी सरेंडर वैल्यू बिज़नेस को मिलती है तब बिज़नेस क्या करते हैं, तब सभी पार्टनर्स अपने जो रेशियो हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें ही ये बांटते हैं और बाकी ऑप्शन आपके रॉन्ग हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर्स के अकाउंट में नहीं ये ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये सभी के बेनिफिट के लिए लिया जाता है और सभी की जॉइंटली ये पॉलिसी होती है। तो इस तरीके से देखा जाए आपका ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। क्योंकि आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप में जितने भी बिज़नेस के पास रिजर्व होते हैं या फंड होते हैं, ठीक, तो उनको जितने पार्टनर्स हैं उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही उनकी कैपिटल में ट्रांसफ़र की जाती है, कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं 52, एट द टाइम अ न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड, मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर, revaluation of assets and liabilities is to be made for the benefit of old partners, benefit of new partners, mutual benefit of old and new partners। तो यहाँ पर आपका
थर्ड आंसर होगा जब किसी भी पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर्स एडमिशन लेता है, मीन्स कि आता है, तो उस समय बिज़नेस के पास जितनी भी एसेट्स होती हैं या लायबिलिटीज़ होती हैं, उन सब का फिर से पुनर्मूल्यांकन किया जाता है उनकी मार्केट वैल्यू को पता करने के लिए। क्योंकि जब आप जानें, जब कोई भी पार्टनर्स आ रहा है और जो पहले के पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, तो उनको भी ये होगा ना कि जितनी हमारे पास अभी इस समय जितनी भी एसेट्स हैं, लायबिलिटी हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, क्या मार्केट वैल्यू उनकी कम तो नहीं हो गई है बुक वैल्यू से। तो ये सारी चीज़ें, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी निकलता है, जो कि पार्टनर्स में इक्वली उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है। तो जब एक नया पार्टनर्स आता है बिज़नेस में, तो सभी पार्टनर्स के मिला जुला के, मतलब कह सकते हैं कि पुराने और नए साझेदारों के आपसी लाभ के लिए ये रिवैल्यूएशन किया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? थर्ड होगा। आगे चलते हैं 53। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी एडेड इन द डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक इन द प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट BRS। जब BRS आप बनाते हैं और कैश बुक में आप डेबिट बैलेंस में क्या ऐड करेंगे? निम्नलिखित में से कौन सा आइटम रोकड़ पुस्तक के डेबिट शेष में बैंक समाधान विवरण बनाते समय जोड़ा जाएगा? अब यहाँ पर हम सभी ऑप्शन को देख लेते हैं, तब पता चलेगा कि अब यहाँ पर डेबिट बैलेंस दे दिया है, मीन्स कि बिजनेस के पास पैसे हैं और कोई ओवरड्राफ्ट नहीं है। अब हमें एज पर पासबुक देखना होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है, चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड। तो यहाँ पर आप देख लें, चेक को जो है बैंक भेजा गया है कलेक्शन के लिए, बट वो अभी तक कलेक्ट नहीं हुए हैं। तो जब हम डेबिट बैलेंस कैशबुक का होता है तो पासबुक में वो नहीं कलेक्ट हो पाया, मीन्स कि पासबुक में नहीं चला, लेकिन हम यहाँ पर तो ऐड कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि ये डिडक्ट करने वाला है, क्योंकि इसे डिडक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या बताना है? एडिंग वाला बताना है आइटम। चेक entered into the कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। अब यहाँ पर देखेंगे कि चेक को जो है इंटर तो कर लिया गया है, तो वहाँ पर क्या है? ऐड है, अमाउंट बढ़ा हुआ है, लेकिन आपके पासबुक में जब उसका कलेक्शन ही नहीं हुआ है तो पासबुक में अमाउंट तो घटा हुआ ही रहेगा। तब क्या करेंगे? घटा देंगे। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आगे चलते हैं। चेक सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक। अब यहाँ पर देखेंगे, चेक को जो बैंक भेजा गया है वो कलेक्शन तो उसका हो गया है, लेकिन उसे कैश बुक में इंटर्ड नहीं किया गया है। तो अब इसमें पासबुक में तो ये अमाउंट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बढ़ा हुआ है, लेकिन हमारे कैश बुक में घटा हुआ है, उतना अमाउंट कम है। और हम BRS इसीलिए बनाते हैं ताकि हमारा जो कैश बुक है और जो बैंक का पासबुक है उसका बैलेंसिंग हो जाए, इक्वल आए। ओके, इक्वालिटी के लिए हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर अब देखेंगे इस ऑप्शन में पासबुक में आइटम तो बढ़ गया है, अमाउंट इंक्रीज़ है, लेकिन कैश बुक में अभी भी घटा हुआ है। तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तब हमारा पासबुक का बैलेंस और हमारा आपके कैश बुक का बैलेंस इक्वल हो जाएगा और आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा? थर्ड होगा। थर्ड इज़ द आंसर, क्योंकि आपको एडिंग आइटम को लेना है, जो कि डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, वो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने में। ओके, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज़ डेबिटेड ट्वाइस इन द पासबुक व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब कि यहाँ पर जो 1000 का अमाउंट है वो डबल डेबिट कर दिया गया है पासबुक में, और ओवरड्राफ्ट स्टार्टिंग पॉइंट है आपका। व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट क्या है आपका? 1000 विल बी डिडक्टेड। जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट ओवरड्राफ्ट है तो ये क्रेडिट बैलेंस हुआ आपका। जब ओवरड्राफ्ट चल रहा है तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक हुआ, क्योंकि आपके पास पैसे कम हैं, ओवरड्राफ्ट चल रहा है। इस तरीके से देखेंगे। और 1000 को डबल
पासबुक में इंटर कर दिया गया है। तो अब कैश बुक में जो है घटा है और लेकिन पासबुक में बढ़ा है अमाउंट, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है डिडक्टेड, ये भी आपका गलत हो गया। अब ये जब आंसर में 1000 डबल है तो क्या 2000 डिडक्ट किया जाएगा, ये तो ऐसे ही गलत हो गया आपका। ये दोनों ही स्टार्टिंग में ही आप लोग हटा दें। आपको जो है क्वेश्चन जल्दी से कैसे करना है, तो सबसे पहले जो इररिलेवेंट ऑप्शन है उसे आप लोग हटा दें। जो रिलेवेंट 2 है उसी में से आपको चूज़ करना है कि कौन सा आंसर होगा। इस तरीके से आप जो इररिलेवेंट ऑप्शन है उसे पहले हटा दिया करें, ताकि आपको और मतलब कि आंसर के नज़दीक पहुंचने में और आसानी हो और आप इजीली अपने कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और आपका टाइम भी बचा रहे, ताकि आप लोग अच्छे से एनालिसिस पूरे पेपर की कर लें कि आपने सही टिक किया है कि नहीं किया है। तो इस तरीके से, इस ट्रिक से जब आप अपने सॉल्यूशन करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आप लोगों का परफॉर्मेंस होगा। तो अब चलते हैं, इसका आंसर भी देख लेते हैं। जब वो पासबुक में 2 बार डेबिट कर दिया गया है तो वहाँ पर आपका क्या है, अमाउंट डबल है और अमाउंट उसको कैश बुक में घटा पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, 1000 विल बी एडेड। ये आपका आज के लिए अकाउंट का हो गया। अब देखिए यहाँ से मैथ का शुरू हो गया है, तो मैथ का भी आएगा, जल्दी ही सॉल्यूशन आएगा इसका किसी अन्य वीडियो में। तो आज आपका अकाउंट का हो गया। आई होप आपको ये सभी आंसर और सॉल्यूशन सेटिस्फाई किए होंगे, हमारी यही आशा है। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें और इस तरीके से आपको सभी इम्पॉर्टेंट MCQ की वीडियोज़ और लेक्चर की भी साथ ही साथ आपको समय दर समय मिलती रहे और ऐसे ही आप लोगों की प्रिपरेशन और बूस्टअप होती रहे हमारे साइब्रोनिक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ। हमारे साइब्रोनिक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और इस वीडियो को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, जो भी एस्पिरेंट BHU BCom एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं उनको आप शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनका भी भला हो जाए। और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट और किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और हम आपकी बातों को ध्यान देंगे। उसी के आधार पर हम वीडियो बनाएंगे। आपकी जैसी डिमांड होगी वैसी ही वीडियो मिलेगी आपको साइब्रोनिक्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल से। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। इस पेंडेमिक में सेफ़ रहें, घर पर रहें। धन्यवाद।